द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस के पिछले वीडियो में हमने जाना कि हरी एक 13 इयर्स ओल्ड बच्चा मुंबई नौकरी की तलाश में आता है और द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में उसे नौकरी मिलती है। श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में हरी ऐसे दो बच्चों से मिलता है जो तमिल भाषा बोलने की वजह से उसके साथ बातचीत नहीं कर सकते थे और दिन भर वो रसोई में रोटी बेलना, सेकना और कस्टमर तक पहुंचाने वाले काम में ही व्यस्त रहते थे। तो जिस वजह से अब हरी भी बहुत ज़्यादा बात करने के प्रयास नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल चुपचाप शांत हो चुका था। पर अब कहानी के दूसरे पड़ाव में शायद हरी को कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ वो बातचीत कर सके। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं, ही वुड हैव हैड टू रिमेन साइलेंट इफ द मैन इन द शॉप नेक्स्ट डोर हैड नॉट प्रूव्ड फ्रेंडलियर। ही यहाँ पे प्रोनाउन हरी के लिए यूज किया गया है कि हरी शायद वैसा ही बिल्कुल साइलेंट या चुपचाप रह जाता यदि उसके श्री कृष्णा ईटिंग हाउस के पड़ोस वाले दुकान पर जो व्यक्ति है जिसकी तस्वीर यहाँ दी गई है किताब में, वो थोड़ा सा फ्रेंडलियर या दोस्ताना मित्रवत नहीं होता। अब वो दुकान क्या है, आप देख पा रहे हो पिक्चर में वॉच लिखा है। यस, इट वॉज अ वॉच रिपेयर शॉप। ये आपको याद रखना है कि घड़ी मरम्मती करने की दुकान थी। विथ इट्स नेम प्रिंटेड ऑन अ साइन बोर्ड ओवर द डोर, और उस दुकान का नाम साइन बोर्ड पे लिखा था, डिंग डोंग वॉच वर्क्स, जो तस्वीर में भी है। एंड वेन हरी केम आउट टू एम्प्टी अ पेल ऑफ गार्बेज, पेल यानी बच्चों बाल्टी और गार्बेज यानी कचरा, यानी कि कचरे की बाल्टी लिए उसे खाली करने, एम्प्टी यहाँ पे हो गया खाली करना, into one of the big concrete disposable units। सड़क किनारे आपने देखा होगा रोड साइड पे कहीं पे बड़े बड़े हौद बने होते हैं कंक्रीट के, सीमेंट के, जिसमें कि गंदगी आप डाल सकते हैं, कचरे डाल सकते हैं। और वो कहाँ बना था वो यूनिट? बिल्ट ऑन द रोड साइड। तो एक दिन जब हरी गार्बेज या कचरा फेंकने के लिए उस कंक्रीट डिस्पोजेबल यूनिट में निकला, द मैन हु स्टूड एट द काउंटर, उसने उस इंसान को देखा जिसकी वो दुकान थी, और वो क्या पहना था? वेयरिंग अ स्मॉल ब्लैक कैप। ये जो टोपी होती है ना, ये हम मुसलमानों को पहनते हुए देखते हैं, इसको हम स्कल कैप कहते हैं, SKULL। स्कल यानी खोपड़ी, यानी कि बिल्कुल वो चिपका हुआ रहता है आपके सर से। एंड विथ एन आई पीस फिक्स्ड टू हिज आई। अब यदि उसकी आंख पर देखो, एक माइक्रोस्कोप की तरह छोटा सा एक टुकड़ा लगा है, वो आईपीस की बात हो रही है कि वो उसके आंख में लगी थी। और उस आईपीस का क्या काम था? घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को और बड़ा करके जूम करके देखना। वर्किंग एट अ मिनट वॉच, वो क्या कर रहे थे? एक किसी घड़ी जो खराब थी, एक खराब घड़ी के मिनट वाले कांटे पे काम कर रहे थे। दैट ही हेल्ड इन द कप ऑफ हिज हैंड, जो उन्होंने अपने एक हाथ में मोड़कर पकड़ा हुआ था। और वो व्यक्ति अचानक से अपने काम से अपना सर उठाता है, लुक्ड एट हिम एंड स्माइल्ड। उसने हरी को देखा और मुस्कुराया। हरी स्माइल्ड बैक, हरी भी मुस्कुराया। द ओल्ड मैन लुक्ड सो मच लाइक सैयद अली। अब उस घड़ी दुकान के मालिक को देखकर हरी को एक सैयद अली नाम का व्यक्ति याद आता है, जिस मैन से वो कहीं मिला था। कहाँ मिला था? द मैन हु हैड स्पोकन सो वेल, जिसने बहुत अच्छे से बातचीत की थी, एट द मीटिंग बाय द ब्लैक हॉर्स। तो ये ब्लैक हॉर्स एक स्थान का नाम है जहाँ के वो सैयद अली नाम के व्यक्ति से मिला था। और इस दुकानदार को देखकर हरी को सैयद अली की याद आती है। दैट हरी इंस्टेंटली फेल्ट देयर वॉज अनदर फाइन एंड इम्प्रेसिव मैन whom he could trust। और हरी को लगा कि सैयद अली के तरह एक और व्यक्ति मेरे सामने है जो बहुत अच्छा दिखता है, फाइन है और इम्प्रेसिव है, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी एक अच्छी इंप्रेशन बन रही थी हरी पे, जिसे वो ट्रस्ट कर सकता था, जिस पर वो विश्वास कर सकता था। एंड हु कुड अंडरस्टैंड हिम एंड ट्राई टू हेल्प हिम, और जो शायद हरी को समझे, उसकी भाषा को, उसके मन को, और उसकी मदद करने की कोशिश करे। अब आगे हरी और उस घड़ी की दुकान के मालिक के बीच में बातचीत हो रही है। सो अ न्यू बॉय एट द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस कॉल्ड द ओल्ड जेंटलमैन। ये जेंटलमैन कौन है? घड़ी दुकान का मालिक है, ओनर है। उसने कहा, अच्छा एक नया लड़का आया है श्री कृष्णा ईटिंग हाउस में। उसने हरी को देखकर कहा। देन वेंट बैक टू हिज एग्जामिनेशन ऑफ द टाइनी वॉच।
और फिर वो जिस काम में लगा हुआ था वो टाइनी छोटी सी घड़ी को देखने में, उसका निरीक्षण करने में, एग्जामिनेशन करने में कि उसमें क्या खराबी है, वो उसी काम में चला गया। बट कंटिन्यू टू टॉक टू हरी, लेकिन वो लगातार हरी से बात भी करता रहा। हु स्टूड ऑन द पेवमेंट, वो फुटपाथ पे खड़ा था कचरा डालने के बाद में। स्टेयरिंग ओपन माउथ, उसका मुंह मानो खुला सा हो गया था। एट ऑल द क्लॉक्स एंड वॉचेस दैट ग्लिटर्ड इन द शोकेसेस, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ें भी काफ़ी कीमती थी। तो जो बड़ी बड़ी दीवार घड़ियाँ थी वहाँ पे, और जो कलाई वाली घड़ियाँ थी, वॉचेस थी, वो चमक रही थी, ग्लिटर कर रही थी शोकेस में। उसे देखकर वो, उसका मुंह मानो खुला सा रह गया। न्यू टू द सिटी, फिर आगे उसने हरी से दूसरा सवाल पूछा कि नए हो इस शहर में, न्यू हो। ही आस्क्ड इन द हाई पिच्ड रादर क्रैक्ड एंड रीडी वॉइस, उस व्यक्ति ने काफ़ी ऊंचे और भारी आवाज़ में, जैसे आवाज़ फटी हो, क्रैक हो, वैसे में उसे सवाल किया कि आप नए हो शहर में। हरी नॉडेड यस, हरी ने हाँ कहने की जगह सिर्फ सर हिला दिया, जिसका अर्थ था यस। अब इस पन्ने में आगे की बातचीत, वो व्यक्ति पूछता है वेयर डू यू कम फ्रॉम, जग्गूज विलेज। हरी से उसने पूछा तुम कहाँ से आए हो, जग्गू के गांव से। तो वो कहता ओ नो आई डोंट नो जग्गू एट ऑल, जग्गू कौन है मुझे पता नहीं। आई कम फ्रॉम थुल, तो यहाँ पर पहली बार श्री कृष्णा ईटिंग हाउस के मालिक का नाम आता है कहानी में, जग्गू। हरी सेड ईगरली, फाइंडिंग द वर्ड्स रशिंग आउट लाइक द स्मॉल वेव्स ऑफ द सी ब्राइट एंड हैप्पीली। अब यहाँ पे जब थुल की बात आई ना, तो हरी का मन इतना खुश हो गया, उसने उत्साह के साथ ईगरली ऐसे जवाब दिया, आई कम फ्रॉम थुल, मैं थुल से आया हूँ। कोई भी जो अपने गांव के बारे में बात करता है उसका खुश होना जाहिर होता है। अब उसने बताया आगे, इट वॉज द वॉचमैन ऑफ अ बिग बिल्डिंग ऑन अ हिल, एक वॉचमैन है, सिक्योरिटी गार्ड हम जिसे कहते हैं, उसने मुझे यहाँ लाया था, जो एक बहुत बड़े बिल्डिंग पे काम करता है। वो बिल्डिंग उस पहाड़ पे है। उसने मुझे यहाँ लाकर खाने के लिए दिया। एंड आई हैव स्टेड टू वर्क, और वो मैं यहाँ रुक गया हूँ काम करने के लिए। अब आगे घड़ी दुकान का मालिक कहता है, अदर पीपल हैव कम टू जग्गू फॉर हेल्प, दूसरे लोग हमेशा आए हैं जग्गू के पास मदद के लिए। द ओल्ड मैन नॉडेड, उसने सर हिलाया। पोकिंग अबाउट द वॉच मैकेनिज्म विथ अ लॉन्ग फाइन नीडल, और बात करते वक्त भी वो लगातार अपनी सुई को भोंक रहा था, पतली लंबी सी सुई, ताकि वो वॉच का जो मशीन है उसको वो सही कर सके। ही इज अ साइलेंट मैन, नेवर स्पीक्स टू एनीवन, ये बात उसने जग्गू के बारे में बताई हरी को, कि जग्गू एक बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति है, ज़्यादा बात नहीं करता, बट ही हैज़ बीन गुड टू मैनी, वो बहुतों के लिए अच्छा है। लाइक दोज टू बॉयज हु वर्कड फॉर हिम, तब यहाँ हरी को पता चलेगा कि जो दो लड़के रसोई में काम करते हैं वो वहाँ कैसे पहुंचे। देयर पेरेंट्स वर किल्ड इन अ रेलवे एक्सीडेंट, उन दो लड़कों के माता पिता एक रेलवे एक्सीडेंट में मारे गए थे। दे वर ऑल लिविंग इन अ रेलवे प्लेटफॉर्म एज मेनी डू हु कम टू द सिटी टू फाइंड वर्क, एंड वन डे अ ट्रेन रैन ओवर द पेरेंट्स, और एक दिन उसी ट्रेन के नीचे उसके माता पिता कुचले गए, ट्रेन उसके ऊपर से चले गए। एज दे वर क्रॉसिंग द लाइन टू फेच वाटर फ्रॉम अ पम्प, जैसे ही वो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे पानी लाने के लिए। एंड देयर इज द स्टेशन वेयर इट हैपेंड, और उसने इशारा करके दिखाया ये वो स्टेशन है जहाँ पे ये घटना हुई। ही वेव्ड हिज फाइन येलो हैंड विद द लॉन्ग नीडल इन इट डाउन द स्ट्रीट, और उसने स्टेशन की ओर इशारा करके वेव किया अपनी पतली सी जो हाथ में सुई थी उसके साथ में। That is when Jaggu found the boys as he was coming to work in the morning. तो उसने बताया ये वो जगह है जहाँ की उसने उन बच्चों को पाया जब वो काम करने आ रहा था सुबह में। And he brought them here straight away, और सीधे वो उन्हें ले आया। And gave them food, shelter and work, ना सिर्फ उन्हें खाना, भोजन और रहने के लिए आश्रय दिया, बल्कि उन्हें काम करने के लिए भी अपने ही होटल में रख लिया। अब ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं हरी का जो नज़रिया था जग्गू या उस होटल के मालिक के लिए वो बदला। हरी वॉज शॉक्ड बाय द स्टोरी, बट ही डिड नॉट लाइक टू बी थॉट ऑफ एज अनदर ऑर्फन इन जग्गूज केयर। हरी शॉक हुआ और उसे पता भी चला जग्गू की अच्छाई के बारे में, लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई और मुझे भी ऑर्फन या अनाथ समझे। ही डिड हैव पेरेंट्स आफ्टर ऑल, चाहे उसकी माँ बीमारी हो, बेड रिडन हो, या पापा अल्कोहलिक हो, शराबी हो, फिर भी था। इवन इफ वन वॉज अ ड्रंकेड, यद्यपि एक चाहे शराबी हो पिता
या फिर दूसरी इनवैलिड यानी जो चल फिर नहीं सकती है, काम नहीं कर सकती है, और उसका एक प्रॉपर होम था, नॉट जस्ट प्लेस ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म। सिर्फ उन दो लड़कों की तरह उसका रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही परिवार नहीं रहता था। थिंकिंग ऑफ देम, परिवार के बारे में सोचते हुए, देम यानी यहाँ हरी के लिए यूज हो रहा है, ही सडनली सेड, उसने कहा, सर कैन यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ का डाकघर कहाँ है? आई विश टू बाई अ पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पे एक सवाल हो सकता है कि आखिर जग्गू ने पोस्ट ऑफिस का पता क्यों पूछा, क्योंकि उसने कहा कि मुझे एक पोस्ट कार्ड खरीदनी है। अब वॉच मेकर ने जवाब दिया। वॉच मेकर हम शब्द किस लिए यूज कर रहे हैं? घड़ी दुकान के मालिक जो घड़ियां बनाता था। आहा, लाफ्ड द ओल्ड वॉच मेकर विंकिंग एट हिम, उसने आंख धीरे से मारते हुए कहा, फ्रॉम बिहाइंड द आई पीस, उस आई पीस वो डिवाइस के पीछे से जो उसने आंख में लगाई थी। सडनली रिमेंबर्ड यू हैड समवन टू राइट टू, डिड यू, अचानक से तुम्हें याद आ गया कि तुम्हें किसी को लिखना है खत, ऐसा क्या? यस यू मस्ट राइट, तुम्हें लिखना चाहिए। गो स्ट्रेट अप द रोड, इस रोड में सीधे चलते जाओ, नेक्स्ट टू द इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, तुम्हें वहां पे एक बिजली घर मिलेगा, देयर इज अ पोस्ट ऑफिस, और वहां पोस्ट ऑफिस। ये सारी बातें वॉच मेकर ने बताई हरी को। हैव यू मनी फॉर अ पोस्ट कार्ड और कैन आई लेंड यू सम, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं पोस्ट कार्ड खरीदने के, या फिर मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं? हरी ने अभी काम ज्वाइन नहीं किया है, तो उसके पास तो अभी जो सैलरी है वो उसको मिली नहीं होगी, तनख्वाह, तो उसने हाँ कह दी। हरी ग्रेटफुली टुक द कॉइन फ्रॉम हिम, हरी ने कृतज्ञता के साथ वो सिक्का उसके हाथ से ले लिया वॉचमेकर से, प्रॉमिसिंग टू रिटर्न इट एज सून एज जग्गू पेड हिम हिज सैलरी, उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको ये पैसे लौटा दूंगा जैसे ही मुझे जग्गू सैलरी या दरमाहा या तनख्वाह दे देता है। एंड देन हरीड ऑफ टू द पोस्ट ऑफिस, और फिर वो पोस्ट ऑफिस की ओर भागा। अब जग्गू वहां से पोस्ट कार्ड ले आता है। हैविंग ब्रॉट द कार्ड ही हैड टू हैव अ पेन टू राइट विथ, उसे कलम चाहिए था लिखने के लिए। एंड फॉर दिस ही रिटर्न टू द वॉच मेकर, वो वापस गया डिंग डोंग वॉच वर्क्स में वॉच मेकर के पास, हु सीम्ड मोर लाइकली टू हैव वन देन द ओनर ऑफ द ईटिंग हाउस, उसे लगा कि ईटिंग हाउस से ज्यादा चांसेस है कि ये जो वॉच मेकर है इसके पास ये घर मुझे कलम मिल जाए। अब वो जब गया था ना, वो काफी गर्मी का समय था। दिस वॉज इन द मिडल ऑफ द स्वेल्टरिंग आफ्टरनून, स्वेल्टरिंग यानी कि एकदम, आप जब पसीना खूब बहता है आपके शरीर से और बहुत गर्मी लगती है, वैसी गर्म दोपहर थी। व्हेन देयर वाज नो वन इन द शॉप, दुकान में कोई नहीं था। एंड इवन द टू ऑर्फन्स हैड फॉलन अस्लीप, जिनके बारे में अब हरी जान चुका था कि वो दो अनाथ हैं, वो ऑर्फन्स भी सो चुके थे अंडर द टेबल, होटल के टेबल के नीचे, फ्रॉम हीट एंड एग्जॉशन, इतनी गर्मी थी कि उन्हें कहीं ठंड जगह पे सोनी थी, तो वो टेबल के नीचे सो जाते हैं गर्मी और थकान के मारे। हरी सैट ऑन द स्टेप्स ऑफ द डिंग डोंग वॉच वॉक्स, वो जाकर उस घड़ी दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया। एंड केयरफुली हैड रिटन बिफोर द टू बॉयज वोक अप, और उन दो लड़कों के उठने या वोकअप यानी उठने से पहले, बिफोर, विथ अ बॉल पॉइंट पेन दैट द ओल्ड वॉच मेकर लेंट हिम, उस बॉल पॉइंट पेन के साथ में जो उस घड़ी मरम्मती करने वाले ने उसे लेंड यानी कि कुछ समय के लिए उधार दिया था। अब स्टूडेंट्स, इस कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा है ये अंतिम हिस्सा, जहाँ की वो अपनी माँ को लिखता है। देन ही रोट हिज नेम इन लार्ज लेटर्स, उसने अपने नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। टू फिल अप द स्पेस, यानी कि कहाँ चिट्ठी लिखने के बाद उसने जो सेंडर एड्रेस है, जो चिट्ठी भेज रहा है, उसमें अपना नाम लिखा, लेकिन उसने अपना एड्रेस नहीं लिखा। एंड वेंट ऑफ टू पोस्ट इट, उसने केवल अपने माता पिता का एड्रेस लिखा, पता लिखा, खुद का नहीं लिखा। फीलिंग बोथ हैप्पी टू हैव डन व्हाट ही न्यू ही शुड डू। अब यहाँ पर हरी के मन में दो तरह के विचार आ रहे थे। वो खुश था, हैप्पी था एक तरफ, क्योंकि उसने वो चीज किया जो उसे करना चाहिए था, टू हैव डन व्हाट ही न्यू ही शुड डू। एंड फ्राइटेंड, लेकिन वो डरा हुआ था, बिकॉज दिस मेंट ही वुड बी स्टेइंग इन बॉम्बे नॉट गोइंग होम, क्योंकि अब वो जब चिट्ठियां लिख रहा था और वो एड्रेस नहीं बता रहा था अपने माता पिता को, यानी कि अब उसने मन बना लिया था कि वो वहीं रहेगा और वो घर वापस नहीं जाएगा। यदि उसने पता लिख दिया होता पोस्ट कार्ड पे, तो कोई ना कोई पता करके उसके पास आ जाता या उसे घर वापस जाने के लिए कहता।
अब बच्चों, जो ओरिजिनल कहानी है उसमें ये पोस्ट कार्ड का जो हिस्सा है वो इंग्लिश में दिया हुआ है, लेकिन आपकी किताब में इसे हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो ये कुछ इस तरह है, इसे पढ़ ले। प्यारी माँ, मैं मुंबई में हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है। मैं तुम्हें पैसे बराबर भेजता रहूँगा। आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगी। बहनों को मेरा प्यार, तुम्हारा बेटा हरी। और उसने अपने माता पिता का थुल में जो पता था वो पोस्ट कार्ड पर लिखकर पोस्ट कार्ड को डाक पेटी में डाल दिया। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। आप कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 के बाद अपनी किताब में दिए गए अबाउट द ऑथर सेक्शन भी अवश्य पढ़ें कि ये कहानी की जो लेखिका है अनीता देसाई, वो कहाँ की रहने वाली हैं और उनके द्वारा और कौन से नॉवेल्स है जो बड़े होकर आप ज़रूर पढ़ना। यू विल डेफिनेटली एंजॉय द नॉवेल्स।